हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें भी इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेटो कौन थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्लेटो एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, जिनका जन्म लगभग 428 से 27 ईसा पूर्व में एथेंस या एजिना में हुआ था। प्लेटो को अपने टाइम का पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता था। वे सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। इन तीनों ने मिलकर ही पश्चिमी संस्कृति की दार्शनिक नींव रखी थी। तो प्लेटो ने काफी सारे सिद्धांत दिए थे, उनमें से था एक शिक्षा का सिद्धांत। तो जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत था, उनके दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपनी किताब रिपब्लिक में बहुत ही ब्रीफ में यानी विस्तार से बताया है। सरल भाषा में मैं बताऊं आपको, तो प्लेटो का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य इंसान के मन और आत्मा को बेहतर बनाना है, ताकि वे सच्चाई और अच्छाई और न्याय को समझ सके। प्लेटो के अनुसार हर इंसान में ज्ञान पहले से मौजूद होता है, बस उसे हमें जगाने की जरूरत होती है। उनके अनुसार शिक्षा एक तरह से अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला प्रोसेस है। कहने का मतलब कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला प्रोसेस है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुफा की उपमा एलोगरी ऑफ द केव के जरिए बताया कि लोग शुरू में सच्चाई से अनजान होते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे गुफा में कैदी जो सिर्फ छाया ही देख पाता है, उसे बाहर की दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के मन और आत्मा को विकसित करना होता है, ताकि वे सत्य, अच्छाई और न्याय को समझ सके। यह सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी इसके अंदर आता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्लेटो का शिक्षा का जो दृष्टिकोण था वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि उन्होंने शिक्षा को कितने चरणों में बांटा था। तो प्लेटो ने शिक्षा को 3 चरणों में बांटा। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट था वो प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में उन्होंने बताया कि यह बचपन में शुरू होती है, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत, कविता और खेल शामिल हैं। इसका उद्देश्य मजबूत शरीर और नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है। कहने का मतलब है कि आप लोग जानते हो कि बचपन से ही अगर कोई चीज में ट्रेनिंग लेता रहे, तो वो थोड़ा सा उसको बड़े होते होते वो चीज जल्दी ग्रैब कर लेता है। जैसे बचपन में ही आप शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण करोगे, तो आपका जो शरीर होगा वो बड़े होते होते ठीक तरीके से डेवलप हो जाएगा। आप किसी से कोई संगीत सीख रहे हो बचपन से, तो आप एक अच्छी एज में वो चीज पालोगे। इसमें दूसरा पॉइंट था उच्च शिक्षा। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि इसमें गणित, ज्योमेट्री, खगोल विज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं, जो मन को तार्किक और अमूर्त सोच के लिए तैयार करते हैं। कहने का मतलब है कि उच्च शिक्षा, जिसे हम युवावस्था भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि हम दिमाग को गहराई से सोचने की आदत डालते हैं। मतलब हम हर चीजों को अब गहराई से सोचने समझने लगते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है, जो स्तर आता है शिक्षा का, वो होता है दार्शनिक शिक्षा। तो प्लेटो के अनुसार यह सबसे ऊंचा स्तर होता है, जो दार्शनिक राजा के लिए होता है। इसमें दर्शन का अध्ययन शामिल है, जो वास्तविकता, न्याय और अच्छे जीवन की समझ विकसित करता है। इसको हम सबसे ऊंचा स्तर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लोग दर्शन के जरिए सच्चाई और अच्छाई के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर प्लेटो का मानना था कि केवल वे लोग ही इस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिनमें असाधारण बुद्धि और नैतिकता होती है। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की ये 3 एक महत्वपूर्ण स्टेजेस थे जो उन्होंने बताए। आगे चलते हैं और आगे में आपको इसमें राज्य की क्या भूमिका होती है और इसका नियंत्रण किस तरह होता है, ये बताते हैं। तो प्लेटो ने इसके अंदर जोर दिया कि शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, ताकि वह समाज की जरूरतों के अनुसार हो और न्याय को बढ़ावा मिल सके। प्लेटो का मानना था कि अगर शिक्षा निजी हाथों में रहे तो ये असमानता और अन्याय को जन्म दे सकती है। इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और समाज के हित में हो। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि प्लेटो ने इतनी पहले आज की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग, वो पहले ही वो बता चुके हैं
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पे भी आज देखोगे कि गरीब जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे, और उनको मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ाई आप लोग जानते हो उस तरह उस लेवल की नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में है। तो उन्होंने यही कहा कि ये हमेशा गवर्नमेंट या राजा के हाथ में होनी चाहिए, शिक्षा का नियंत्रण मतलब राज्य के हाथ में होना चाहिए, ताकि कोई असमानता ना हो और सबको सही तरीके से शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने माना कि शिक्षा के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों, कार्यकर्ता, संरक्षक, दार्शनिक, राजा, जो भी वर्ग होते थे उस टाइम पे, हो उनके प्राकृतिक कर्तव्यों के लिए तैयार किया जा सकता है। मतलब शिक्षा के जरिए उन्होंने बताया कि ये जो वर्ग होते हैं इनको हम थोड़ा सा ज्ञान देके हम पहले से ही इनको ट्रेंड कर सकते हैं जो ये काम करना चाहते हैं। तो यह वर्गीकरण उनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है, जहां प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और शिक्षा इस प्रक्रिया में उनकी मदद करती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात की, जो है समावेशिता और लिंग समानता। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत समावेशी होने का दावा करता है, विशेष रूप से लिंग के मामले में। जिन लोगों को समावेशी का अर्थ नहीं पता, मैं क्लियर कर देता हूँ। समावेशी किसी भी व्यक्ति, समूह या विचार को किसी भी प्रक्रिया, नीति या वातावरण में शामिल करना होता है, ताकि सभी को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो सके बिना किसी भेदभाव के। प्लेटो यहाँ पर इस सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत को समावेशी होने का दावा करते हैं, विशेष रूप से लिंग के मामले में। रिपब्लिक के 5वें खंड में उन्होंने बताया कि संरक्षक वर्ग यानी गार्जियंस, जो सैनिक वर्ग होते हैं, कि महिलाओं को पुरुषों की तरह ही शिक्षित और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वे मानते थे कि लड़कियों और लड़कों को समान अवसर मिलने चाहिए, कम से कम संरक्षक वर्ग के लिए। मतलब इस जो कैटेगरी है संरक्षक वर्ग की, इसमें ये मानते थे कि लड़कों और लड़कियों को समान अवसर मिलने चाहिए। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ता वर्ग यानी जो वर्कर्स हैं, उनके लिए शिक्षा की मात्रा और प्रकार स्पष्ट नहीं किया था। कुछ स्रोतों से फिर भी पता चलता है कि सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिलती है और फिर उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। इस तरह प्लेटो ने बताया कि मेरा सिद्धांत लिंग भेदभाव को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन यह पूरी तरह से समान नहीं हो सकता, क्योंकि वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अभी इस सिद्धांत की हम प्रासंगिकता की बात करें, जो आज के टाइम में प्रासंगिक है कि नहीं, तो यह विचार आज के समय में भी प्रासंगिक है, जहाँ शिक्षा को सामाजिक समानता लाने का एक साधन माना जाता है। मतलब आज भी हम जानते हैं कि सामाजिक समानता लाने के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणालियों में, विशेष रूप से जापान और अन्य जो पूर्व एशियाई देश हैं, उनमें प्लेटो के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है, जहां शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि प्लेटो के सिद्धांत में कुछ विवाद और आलोचनाएं भी शामिल हैं, जैसे कि कुछ आलोचकों के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यह सीमित कर देता है। इसके अलावा दार्शनिक शिक्षा को इन्होंने, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि कुछ लोगों के लिए बोलते हैं कि दार्शनिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ ही लोग वहां प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी समानता के सिद्धांत के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि आप कह रहे हो कि वहां तक कुछ लोग पहुंच सकते हैं। प्लेटो का कहना था कि शिक्षा सबके लिए एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जो लोग शासक बनने लायक हैं उन्हें ज्यादा गहरी और दार्शनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि एक आदर्श समाज तभी बन सकता है जब शिक्षित और समझदार लोग उसकी अगुवाई करें। तो कुल मिलाकर प्लेटो के लिए शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने और आत्मा को ऊंचा उठाने का एक जरिया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।